नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक इम्पोर्टेंट यूनिट जो है गुंजावली, उसके बारे में। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, आपकी बुक का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है और उसमें से अगर आपको गुंजावली पढ़नी है हिंदी मीडियम में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम गुंजावली पर आधारित 5 प्रश्न करेंगे, जिन अगर 5 प्रश्नों को आप देखते हैं तो वो 5 प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक। और गुंजावली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर में आती है और उसके इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो आप अगर गुंजावली पढ़नी है आपको तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो है किसी वलय की किन्हीं दो गुंजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुंजावली होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है और ये एक तरीके से थ्योरम है यूनिट फर्स्ट में से। तो अगर आपको मतलब कुछ भी एक ही चीज़ करनी है, थ्योरम है ये, किसी वलय की किन्हीं 2 गुंजावलियों का पुनः प्रतिच्छेदन भी वलय की गुंजावली होता है। इसको प्रूफ करेंगे हम सबसे पहले। किसी वलय की किन्हीं 2 गुंजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुंजावली होता है। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कम से कम वो हर यूनिट में से, मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि हर यूनिट में से ऐसे एक क्वेश्चन तो करके जाए कि अगर पेपर में कुछ भी नहीं आया तो मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, हमने की क्वेश्चन, ज़्यादा संभावना है कि पहली यूनिट में से जो मैंने पढ़ा वो आ गया, दूसरे में से जो मैंने पढ़ा वो आ गया, लेकिन 4 यूनिट में से 1 यूनिट तो ऐसी रहेगी जिसमें से आपने जो पढ़ा वो नहीं आएगा। तो हर यूनिट में से एक प्रश्न तो ऐसा फिक्स होना चाहिए। अगर ये कुछ भी नहीं आया तो मैं कम से कम ये लिखूंगा और फिर जो आया उसको भी मैं थोड़ा बहुत हल करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में अगर आपको करना है तो ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, ये वाली थ्योरम कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं आया तो मैं ये तो करके आऊँगा कि किसी वलय की 2 गुंजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुंजावली होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसको प्रूफ करेंगे। तो ये 2 गुंजावलियां हैं, पहली का नाम दे दिया हमने I1 और दूसरी का नाम दे दिया हमने I2 और ये इनका प्रतिच्छेदन है, इसको हम नाम देंगे I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, ये बना दिया हमने। प्रश्न जो थ्योरम है वो हमारी बोल रही है किसी वलय की किन्हीं 2 गुंजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुंजावली होता है। तो हमको दिया हुआ क्या है, R एक वलय है जिसकी 2 गुंजावलियां I1 व I2 है। ठीक है, किसी वलय की किन्हीं 2 गुंजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुंजावली होता है। तो ये हमको ये प्रूफ करना है कि ये I1 गुंजावली है, ये दिया हुआ है हमारे पास 2 गुंजावली है, तो I1 गुंजावली है, ये हमको दिया हुआ है, I2 गुंजावली ये हमको दिया हुआ। हमको प्रूफ करना है कि इनका जो प्रतिच्छेदन से ये जो तीसरी गुंजावली, तीसरी वलय बनी है, वलय की गुंजावली होगी। ठीक है, यानी I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या होगी, वलय की गुंजावली होगी। तो जो हमको दिया हुआ है, यानी जो हमको मानना है वो तो हमको लिखना है कि R एक वलय है जिसकी 2 गुंजावलियां I1 व I2 है। अब होता क्या है कि अगर किसी वलय की, जैसे R की I1 और I2 एक गुंजावलियां हैं 2, तो ये इसकी उपवलय भी होगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो R एक वलय है जिसकी 2 गुंजावलियां I1 व I2 है, तब I1 व I2 वलय R की उपवलय भी होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 क्या है, गुणजावली होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने माना A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ठीक है, ये माना है हमने, और B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ये हमने माना कि A कोई है वो I1 इंटरसेक्शन I2 से बिलोंग करता है और B है वो I1 इंटरसेक्शन I2 से बिलोंग करता है। अब
यहाँ से हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गुणजावलियों का एक गुणधर्म होता है कि यदि A बिलोंग्स टू I है और B बिलोंग्स टू I है, I क्या है यहाँ पे गुणजावली, यानी A अगर गुणजावली से बिलोंग कर रहा है और B भी गुणजावली से बिलोंग कर रहा है तो A माइनस B भी किस से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा गुणजावली से। ये इसका एक गुणधर्म है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर ऐसा है A बिलोंग्स टू I और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, गुणजावली में ऐसा होता है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है और दूसरा ये ध्यान रखना है कि A बिलोंग्स टू I और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R है तो AR बिलोंग्स टू I व RA बिलोंग्स टू भी क्या होगा I। ये गुणजावली के दो गुणधर्म है, इनको ध्यान रखना आप। उसके बाद ये हमने कर लिया, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B माइनस A, B किसके बराबर होगा, किससे बिलोंग करेगा, I1 इंटरसेक्शन I2 के, ठीक है। यहाँ पे A माइनस B नहीं होगा, यहाँ पे B माइनस A होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया B माइनस A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में बेसिकली क्या चलता है कि हमको वही चीज़ें, एक ही चीज़ को 3-4 बार लिख के और वो हमको चीज़ें प्रूफ करनी होती है। तो आप इसको आराम से देखें और बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वो चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। ये हमने लिखा, सबसे पहले माना A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो ये हम जानते हैं कि अगर A बिलोंग्स टू I होता है, B बिलोंग्स टू I होता है तो B माइनस A बिलोंग्स टू भी क्या होता है, I होता है। ये इसका गुणधर्म है, इसको हमने यहाँ अप्लाई किया, A और B को माना है, ये हो गया हमारे पास। अब A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 दिया हुआ है, ये हमने माना है, ये ले लिया हमने। चूंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है तो A बिलोंग्स टू I1 होगा व A बिलोंग्स टू I2 होगा, ठीक है। पूरी प्रोसेस समझना ध्यान से। ये तो हमने लिखा जो हमने किया, उसके बाद ये गुणधर्म होता है जिसको हमने यहाँ अप्लाई किया। A माना I1 इंटरसेक्शन I2 है, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है तो ये B माइनस A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 होगा। अब A क्योंकि हमने माना है A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है तो ये है, और चूंकि अगर ये है तो A बिलोंग्स टू I1 होगा और B बिलोंग्स टू क्या होगा, I2 होगा। अब क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 है तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल R, तो AR बिलोंग्स टू I1 व RA बिलोंग्स टू I1 क्योंकि I1 गुणजावली है। I1 और I2 है ना गुणजावली, पहले हमको पता है I1 और I2 तो गुणजावली, हमको प्रूफ करना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 गुणजावली होगा। ये हो गया। अब यही चीज़ हम इसके साथ कर देंगे I2 के साथ, तो A बिलोंग्स टू I2 तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो AR बिलोंग्स टू I2 व RA बिलोंग्स टू I2 क्योंकि I2 गुणजावली है। ये I1 गुणजावली है और I2 गुणजावली है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ AR बिलोंग्स टू I1 व RA बिलोंग्स टू I1 तथा RA बिलोंग्स टू I2 व AR बिलोंग्स टू I2, अतः AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 व RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, अतः I1 इंटरसेक्शन I2 वलय की गुणजावली होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। वापस मैं एक बार इसको बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा, कुछ नहीं है। भले कि अब पहली बार ही देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में उनको पूरा समझ में आ जाएगा। जब 2-3 बार इसको देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। थ्योरम है किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है। दो गुणजावलियाँ हैं I1 और I2, ये हैं पहले से ही, ठीक है। इनको प्रूफ नहीं करना, ये हैं। और ध्यान रखना, मैंने बताया था कि दो गुणधर्म है उसके, तो ये कंडीशन है, एक तरीके से गुणधर्म भी मान सकते हैं, कंडीशन भी मान सकते हैं कि अगर RA बिलोंग्स टू I और AR बिलोंग्स टू I और RA बिलोंग्स टू I है तो ये इसकी गुणजावली होगा, ठीक है।
उसके बाद प्रूफ हमने किया तो हमने क्या लिखा, दिया है R एक वलय है, क्योंकि हमको लेनी थी ये वलय है जिसकी दो गुणजावलियाँ I1 और I2 है। ये भी हमको लेना था कि वलय की किन्हीं दो गुणजावलियाँ हैं, इनका प्रतिच्छेदन I1 व I2 वलय R की उपवलय भी होगी, हमने लिया। अब इनका प्रतिच्छेदन मुझे गुणजावली सिद्ध करना था, तो ये प्रतिच्छेदन यानी I1 इंटरसेक्शन I2 को मुझे गुणजावली प्रूफ करना था। तो मैंने माना कि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये होता है B माइनस A I1 इंटरसेक्शन I2। अब A बिलोंग्स टू, क्योंकि ये है A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो मैंने इसको पहले यहाँ लिखा। क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, इसलिए मैंने A बिलोंग्स टू, इससे I1 भी होगा, A बिलोंग्स टू I2 भी होगा। अब मैंने वापस इसको लिया है कि कुल मिला के कुछ नहीं है, हमको प्रूफ करना है, चीज़ों को प्रूफ करना है, लेके आना है, यानी ये वाली कंडीशन बनानी है, यानी A को I1 के बराबर लेना है और A बिलोंग्स टू I1 और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो I1 गुणजावली हो जाएगी, और A बिलोंग्स टू I2 और स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो I2 गुणजावली हो जाएगी। और फिर ये वाली जो कंडीशन है इसको दोनों को साथ में लिख देंगे और फिर I1 इंटरसेक्शन I2 कर देंगे। कुल मिला के आप इसको एक तरह से याद भी कर सकते हैं कि इस तरीके से हमको इसको सेट करना है पूरे को। तो अब क्योंकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 है, चूँकि A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो A बिलोंग्स टू I1 हो गया और A बिलोंग्स टू I2 हो गया। अब सबसे पहले इसको I1 के साथ ले लेंगे, तो A बिलोंग्स टू I1 तथा स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, AR बिलोंग्स टू I1 और RA बिलोंग्स टू, इसको एक बार तो ऐसे लिख दिया, A को आगे और R को पीछे, दूसरी बार R को आगे A को पीछे, क्योंकि I1 गुणजावली इसलिए हो जाएगा। और दोबारा हमने लिखा A बिलोंग्स टू I2, स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, AR बिलोंग्स टू I2 व RA बिलोंग्स टू I2, क्योंकि I2 गुणजावली। अब दोनों को एक साथ करके लिख दिया मैंने, और इससे ये हमारे पास AR बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 और RA बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, क्योंकि ये है अतः I1 और I2 भी वलय की गुणजावली होगी। तो आशा आपको समझ में आया हो, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना और लिख लेना, इसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है वलय, और ये हमको दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 + 6.6 की सभी मुख्य गुणजावली हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको करते हैं। स्पष्ट है वलय, कौन सी वलय, ये वाली, स्पष्ट है कि वलय इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है, यानी ये जो वलय है ये इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है। समुच्चय S बराबर स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, A से जनित है, तब इसे A से जनित है मतलब A से बना हुआ है, तब इसे A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको A यानी ब्रैकेट के अंदर A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको व्यक्त करेंगे हम पूरे को। तो सबसे पहले 0 को, तो 0 का तो क्या हो जाएगा 0, सब जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 के लिए ऐसा कैसा रह जाएगा ये। उसके बाद 2, तो जहाँ पे भी नंबर है उनको सबको 2 का मल्टीपल में इसमें 2 रखेंगे सब में, तो यहाँ पे 2 4 6, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। फिर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 3 6 9 12 और 15। फिर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 8 12 16 और 20। फिर 5 रखेंगे तो 0 5 × 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 4 20 और 5 25। ठीक है, ये हमने लिखा। करना क्या हमको कि ये जो वलय है इसकी मुख्य गुणजावली ज्ञात करनी है, हमने ये लिखा। अब +6.6 का मतलब है कि जहाँ पे भी 6 आ रहा है या 6 से ज़्यादा आ रहा है उसको हम 6 से कम ही रखेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे हमको 6 नहीं दिख रहा, तो ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे 0 2 4 और 6। अब जहाँ पे भी 6 आ रहा है या 6 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो उसको हम 6 से कम करेंगे, यानी उसको 6 से घटाएंगे या 6 के मल्टीपल से घटाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 6 घटाएंगे, बाकी को तो ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, इसमें 6 घटाएंगे 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा
4। इसमें 6 घटाएंगे, जो 6 से 6 है या 6 से बड़ा है तो उसमें 6 या 6 का मल्टीपल घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो उसको 6 से कम करने के लिए उसका मल्टीपल ही घटाना पड़ेगा। इसमें 6 जाएगा तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 6 गया तो 6 कम से 6 दूनी 12, तो 12 ही घटेगा तो 0, 6 कम से 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया तो क्या बचेगा 3, तो ये हमारे पास आएगा। इसमें क्या करेंगे हम 0, 4, 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, 12 में से 12 गया तो क्या बचेगा 0, 16 में से 12 गया तो क्या बचेगा 4, 20 में से कितना घटाएंगे 6 कम से 6 दूनी 12, 7 18, तो क्या बच जाएगा 2। अब इसमें देखते हैं यही चीज़, पहले तो 0 ही है, फिर 5 रह जाएगा, फिर 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, 15 में से 6 कम से 6 दूनी 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 20 में से 6 कम से 6 दूनी 12, 7 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 6 कम से 6 दूनी 12, 7 18, 6 चौक 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। मुझे मुख्य गुणजावली याद करनी है, तो मुख्य गुणजावली में हम देख सकते हैं आप इसको कि यहाँ पे ये एक नंबर 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बराबर करके हम लिखेंगे 0, 2, 4, इसको हम लिख सकते हैं 0, 3, क्योंकि उसके बाद तो चीज़ें रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0, 4, 2, तो ये आगे पीछे हो रहा है, बाकी ये है तो 0, 2, 4 यानी है तो यही, तो ये एक बार आ गया तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, मुख्य गुणजावली याद करनी है हमको। इसमें हम देख सकते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आगे पीछे इसमें लिख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ। अतः 0, 0, 2, 4, 0, 3 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 वलय की मुख्य गुणजावली है। मुख्य गुणजावली याद की समझ में आऊँगा आपको, एक बार मैं फिर वापस सुपर फास्ट स्पीड में समझा देता हूँ, ताकि बीच में किसी से अगर कुछ स्किप हो जाए, समझ में नहीं आया तो बाद में समझ में आ जाए। प्रश्न था कि वलय 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 6.6 की सभी मुख्य गुणजावली याद करो। स्पष्ट है कि वलय की इकाई सहित वलय है, क्षेत्र नहीं है। समुच्चय S बराबर RA, R स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R, A से जनित है, तब A द्वारा तब इसे ब्रैकेट में A ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ये हमने इसको व्यक्त भी किया है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 रखा तो यहाँ पे सब जगह 0 रखेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 को 1 रखेंगे तो 1 एज इट इज ही रखेगा। इसको 2 रखेंगे तो 0 की जगह 0, 1 की जगह मैंने 2 रखा, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर इससे गुणा से 2, फिर इससे गुणा 2, फिर इससे गुणा 2, ये आ गया। ऐसे ही 3 रखा, 0, 3, 4 मतलब इससे मल्टीप्लाई में होता गया, आता गया। फिर यहाँ पे 0, 4, 8, 12, 16, 20, फिर यहाँ पे 5 रखा तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें होता गया कि जो 6 है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे +6 और .6 दिया हुआ है, तो वैल्यू अगर 6 से ज़्यादा आ रही है तो उसमें हम 6 माइनस करेंगे, और मतलब उस वैल्यू को हमने 6 से कम रखना है अपन को। तो जैसे कुछ 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे 6 से कम रखना है। तो एक बार 6 घटाएंगे तो भी वहाँ पे अगर 13 है तो उसमें से एक बार 6 माइनस करूँगा तो भी 7 बचेंगे, लेकिन मेरे को रखनी तो 6 से कम है, तो 6 से मल्टीप्लाई में उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने 0, 2, 4 और यहाँ पे 6 आ रहा था, तो 6 में से 6 घटाया तो क्या गया 0। फिर यहाँ पे 8 में से क्या घटाया मैंने, 6 घटाया तो क्या गया 2, 10 में से 6 घटाया तो क्या गया 4। अब ये चीज़ें 0, 2, 4 बार बार रिपीट हो रही थी, तो उसको हमने एक बार रख दिया, ठीक है। वैसे ही इसमें किया हमने 0, 3, यहाँ पे 6 आ रहा तो 6 में से 6 घटाया तो 0, 9 आ रहा तो 9 में से 6 घटाया तो क्या 3। अब 12 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 6 घटाऊंगा तो मैं 6 बच जाएगा, लेकिन मेरे को वैल्यू तो 6 से कम रखनी है, तो मल्टीप्लाई में घटाएंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 0 आ गया, और 15 में से 12 घटाया तो 3 आ गया, और ये आ गया मेरे पास वैल्यू। वैसे ही मैंने इसमें किया और ये आ गया, और ऐसे इसमें किया और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हो रहा क्या था कि इसमें 0, 2, 4, 0, 2, 4, यहाँ पे भी 0, 2, 4। ज्ञात क्या करनी है मुझे, मुख्य गुणजावली, यानी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ से लिया है, नहीं, ये यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो ये 2 बार आ रही थी चीज़ें, तो उनको मैंने हटा दिया। 0 एक बार आ रहा तो 0 को 0 लिया मैंने, तो मुख्य गुणजावली क्या होगी, 0 होगी, 0, 2, 4 होगी, 0, 3 होगी, और 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 होगी, वलय की मुख्य गुणजावली है। तो आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए किसी वलय R की प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब उसके विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। तो इसको प्रूफ करेंगे हम।
तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे इसमें 3 टर्म्स दी हुई है कि किसी वलय R यानी R कोई वलय है कि समाकारी प्रतिबिंब का कोई समाकारी प्रतिबिंब है उसकी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दिया है R एक वलय है जिसकी कोई गुणजावली आई है। क्योंकि हमको क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो जो भी एक चीज़ हमको दी हुई है उस एक चीज़ को देखते हुए हम ढूंढते हैं, सारी डायमेंशंस में सोचते हैं कि वो एक चीज़ अगर मुझे दी हुई है तो उससे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है जिनको मैं और लिख सकता हूँ। तो R एक वलय है जिसकी कोई गुणजावली आए है, ठीक है, गुणजावली आई है तथा R/I वलय R की विभाग वलय है, ठीक है। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, या इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं कि सिद्ध जैसे कोई वलय है R, उसकी प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। यानी हम इसको एक तो ऐसे हल कर सकते हैं कि कोई वलय R है उसका समाकारी प्रतिबिंब लेंगे और उसको विभाग वलय के तुल्य सिद्ध कर देंगे। तो ये तो मतलब आपको प्रश्न को देखकर लग रहा होगा कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोई वलय है, वलय R है और उसका जो विभाग वलय है वो उसका जो प्रत्येक प्रतिबिंब है वो समाकारी प्रतिबिंब होता है। तो हम इसको वैसे ही करेंगे कि कोई वलय R है, R एक वलय है, दिया है R एक वलय है जिसकी कोई गुणजावली आई है तथा R/I वलय R की विभाग वलय है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, R/I समाकारी प्रतिबिंब सिद्ध करना है। तो ये हम इसका ऐसे डायग्राम में बना सकते हैं कि ये R है और ये क्या है, ये R/I है। तो यहाँ पे A और इसको हम I प्लस R/I का ये क्या होता है, ये होता है I प्लस X। तो ये तो I है या तो X है तो A रखा है तो यहाँ पे I प्लस A, यहाँ B होगा तो यहाँ पे I प्लस B होगा, यहाँ A B होगा तो यहाँ I प्लस A B होगा, ठीक है। तो ये होगा, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब माना F सच दैट R/I, ना F सच दैट R से R/I, तो Fx बराबर में I प्लस X और यहाँ से x की जगह मैंने a रखा तो क्या आ गया I प्लस A और f की जगह मैंने x की जगह b रखा तो क्या आ गया I प्लस B। अब समाकारिता के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, समाकारिता के लिए हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी वो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, f a प्लस b। तो x की जगह मैंने क्या रखना है, a प्लस b रखना है समीकरण 1 में, यहाँ पे मैंने a प्लस b रखा तो f a प्लस b बराबर में I प्लस A प्लस I प्लस B, ठीक है। I प्लस A और I प्लस B का मान मैं जानता हूँ तो यहाँ से हो गया f a प्लस b बराबर में क्या होगा f a प्लस f b। अब इसको हमने प्लस के लिए देख लिया, फर्स्ट सेकंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो f ब्रैकेट में a b, तो x की जगह मेरे को क्या रखना है, a b रखना है। तो I यहाँ पे देख सकते हैं I प्लस क्या लिखूँ हम इसको a b, तो f a b बराबर में क्या होगा I प्लस a डॉट में I प्लस b, और I प्लस a और I प्लस b की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो f a b बराबर में क्या होगा f a डॉट f b, ये हो गया मेरे पास। तो f a प्लस b f a प्लस f b होगा और f a b किसके बराबर होगा, f a डॉट f b। अतः f समाकारी है। अब क्या होगा, फॉर ऑल I प्लस एक्स बिलोंग्स टू किससे है, R/I के, तथा I प्लस एक्स का पूर्व प्रतिबिंब, I प्लस एक्स का पूर्व प्रतिबिंब R में विद्यमान है। ये I प्लस एक्स का और इसका जो प्रतिबिंब है, ये सारे इसकी प्रतिबिंब है और इसका पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है, R में विद्यमान है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि
किसी वलय R की विभाग वलय R/I का प्रत्येक प्रतिबिंब समाकारी होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रूफ था। अब इसको एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी को समझ में नहीं आया तो वो समझ में आ जाएगा। सिद्ध करना है, थर्ड क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए किसी वलय R की प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। तो इसको जो प्रश्न में दिख रहा है उस हिसाब से तो ऐसे करना चाहिए कि कोई वलय R ले ली, उसका समाकारी प्रतिबिंब लिया और उसको विभाग वलय के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। या हम इसको एक तरीका ये भी है कि कोई वलय R है, उसका विभाग वलय है, अब प्रूफ करेंगे कि उसका प्रत्येक प्रतिबिंब समाकारी प्रतिबिंब होगा, तो भी हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। किया क्या हमने, सबसे पहले दिया है, जो दिया है वो मानेंगे, क्योंकि एक चीज़ प्रूफ करनी है हमको। जैसे तीन चीज़ें, ये एक तो वलय है, ये समाकारी प्रतिबिंब है और विभाग वलय है। ठीक है, वलय का समाकारी प्रतिबिंब विभाग वलय, तो दो चीज़ हम मानेंगे, यानी वलय मान लिया, समाकारी प्रतिबिंब मान लिया, उसको विभाग वलय प्रूफ कर देंगे। या मैंने मान ली वलय मान ली और विभाग वलय मान लिया, उसका समाकारी प्रतिबिंब प्रूफ कर देंगे। तो कुछ दो चीज़ें दी हुई मानेंगे, हम एक चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो दिया है हमने R एक वलय है, अब कोई वलय है तो उसकी कोई ना कोई गुणजावली होगी जिसको हमने नाम मान लिया, जिसकी कोई गुणजावली I है, तथा R/I वलय R का, वलय R/I है, ये वलय R का विभाग वलय। ठीक है, विभाग वलय को R/I से प्रदर्शित करते हैं। और विभाग वलय किसका होगा, वलय का ही होगा। गुणजावली किसकी होगी, वलय की होगी, यानी जो गुणजावली I है ये किसकी होगी, वलय R की होगी। और विभाग वलय है ये भी किसकी होगी, वलय R की होगी। प्रूफ करना क्या है, मेरे को प्रूफ करना है R/I समाकारी प्रतिबिंब है। माना f सच दैट R से RI में है, fx बराबर I प्लस x होता है। x की जगह a रखा तो ये आ गया, x की जगह b रखा तो आ गया। समाकारी प्रतिबिंब के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f a प्लस b निकालूंगा। समाकारी प्रतिबिंब के लिए दो कंडीशंस में करूँगा, एक तो प्लस वाली करूँगा और एक मल्टीप्लिकेशन वाली करूँगा। f a प्लस b वाली मैंने की, तो x की जगह मेरे को a प्लस b रखना है, तो सब जगह मैंने a प्लस b रखा, तो मेरे पास ये आ गया I प्लस a। और I प्लस b की वैल्यू में क्या जानता हूँ, यहाँ से I प्लस a और I प्लस b की जगह मैंने f a रखा और f b रखा। मल्टीप्लिकेशन वाला लिया तो ये आ गया f a b बराबर f a डॉट f b आ गया, अतः f समाकारी प्रतिबिंब में इन दोनों को करके मुझे पता चल गया फॉर ऑल I प्लस एक्स बिलोंग्स टू किससे है, RI से है। यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी बनाया था कि इसमें I प्लस एक्स है और ये R वाला। ठीक है, I प्लस एक्स का पूर्व प्रतिबिंब, ये I प्लस एक्स है, इसका पूर्व प्रतिबिंब R में विद्यमान है, अतः किसी वलय R की विभाग वलय R/I का प्रत्येक प्रतिबिंब समाकारी होता है। ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो क्या है, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों का वलय Z प्लस डॉट एक क्या है, मुख्य गुणजावली वलय है। ठीक है, तो पूर्णांकों का वलय है वो है Z प्लस और डॉट ब्रैकेट के अंदर, इसको हमको मुख्य गुणजावली वलय प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, दिया है, जैसा मैंने बताया कि जो भी प्रूफ करना होता है वो हमको प्रूफ करना है, वो उसको हम लिख लेंगे नीचे कि हमको सिद्ध करना है, और जो दिया है उसको लिखेंगे। और उस दिया हुआ जो भी कुछ भी होता है, हमको मैथ्स के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ दी हुई होती है उससे हमको मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है कि ये चीज़ दी हुई है, उससे क्या क्या पॉसिबल है चीज़ें, वो चीज़ हमको लिखनी होंगी। तो दिया है Z प्लस डॉट पूर्णांकों का एक वलय है तथा, अब वलय है तो इसकी कोई गुणजावली होगी, और वो मैंने मान ली I चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, गुणजावली, तथा I वलय Z की कोई गुणजावली है। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ था, Z एक पूर्णांकों का वलय है, तो मैंने ये लिख लिया। और कोई भी वलय होती है उसकी एक गुणजावली होती है, तो कोई भी हो सकती है वो। अब गुणजावली को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं तो आइडियल बोलते हैं, तो I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बोल दिया कि I वलय Z की कोई गुणजावली। प्रूफ करना है कि Z एक मुख्य गुणजावली वलय है, ये है। अब Z को मुझे मुख्य गुणजावली वलय प्रूफ करना है, तो मुख्य गुणजावली वलय कब होगी, जब उसकी कोई एक गुणजावली मुख्य हो। मुख्य गुणजावली वलय कब होगी, जब उसकी कोई एक गुणजावली मुख्य हो, यानी इसकी ये जो पूर्णांकों का वलय है इसमें I एक गुणजावली है। तो अगर I को मैं मुख्य गुणजावली प्रूफ करता हूँ, तो अगर I मुख्य गुणजावली हो गई तो Z अपने आप ही, क्योंकि Z में I है और I मुख्य गुणजावली है, तो Z मुख्य गुणजावली वलय हो जाएगी। तो मेरे को सिद्ध करना है
सिद्ध करना है आई मुख्य गुणजावली है, या तो मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये मुख्य गुणजावली है। मुख्य गुणजावली होगी तो क्या होगी, आई जेड के किसी एक अवयव द्वारा जनित है। आई जो है वो जेड के किसी एक अवयव द्वारा जनित है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि आई जेड के किसी एक अवयव द्वारा जनित है तो आई मुख्य गुणजावली होगी। आई मुख्य गुणजावली होगी तो क्योंकि आई जेड की गुणजावली है तो जेड एक मुख्य गुणजावली वाले होगी। ठीक है, मैं एक ही चीज़ को 3-3 4-4 और बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो आसानी से। ये हो गया मेरे पास। अब मेरे को प्रूफ करना है आई जेड की किसी एक अवयव से द्वारा जनित है। तो मैंने लिया स्थिति फर्स्ट, जेड में कई सारे अवयव हैं, उसमें से किसी एक अवयव से जनित है। तो जो अवयव हैं उनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कोई भी अवयव है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ और किसी भी संख्या से लेकर कर सकते हैं। जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड मैंने किया कि एक आई 0 के बराबर है और दूसरा आई 0 के बराबर नहीं है। अब पूरी काउंटिंग है उसको तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना कि 1 से लेकर 100 तक कोई गिनती है तो उसमें से या तो वो 0 के बराबर होगी या 0 के बराबर नहीं होगी। 0 के बराबर होगी तो यानी उसकी वैल्यू 0 है और 0 के बराबर नहीं यानी बाकी सारी वैल्यूज में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। स्थिति फर्स्ट मैंने ली, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे बार बार आई आएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। स्थिति फर्स्ट मैंने ली कि आई बराबर किसके है, 0 के, यानी आई 0 से जनित है। अब पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कोई भी किसी से जनित होता है। जैसे आई अगर 0 से जनित है तो इसको मैं आई ब्रैकेट के अंदर 0 लिख सकता हूँ। और अगर आई 0 से जनित है यानी आई 0 से जनित है यानी आई क्या है, जेड की किसी एक अवयव से जनित है। आई जेड की किसी एक अवयव से जनित है अतः आई क्या है, मुख्य गुणजावली है। अतः आई एक मुख्य गुणजावली है। दो स्थितियों में डिवाइड किया था ना मैंने, या तो 0 के बराबर होगी या 0 के बराबर नहीं होगी। तो अगर 0 के बराबर है तो आई 0 से जनित है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और आई मुख्य गुणजावली हो गई। स्थिति फर्स्ट में तो हमारे पास आई मुख्य गुणजावली हो गई। अब क्या स्थिति सेकंड में भी आई मुख्य गुणजावली है। अगर स्थिति सेकंड में भी आई मुख्य गुणजावली है, दोनों में मुख्य गुणजावली होगी। मुख्य गुणजावली होते ही जेड क्या हो जाएगी, मुख्य गुणजावली वाले हो जाएगी। स्थिति सेकंड मैंने ली, आई 0 के बराबर नहीं है तो मैंने मान लिया आई किसके बराबर है, आई बराबर ए के, यानी ए बिलोंग्स टू आई। ए बिलोंग्स टू किसके, आई। अब ए का मान क्या होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए का मान क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। अब ए का मान 0 से ज़्यादा है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ -a <0, यानी ए का मान अगर 0 से ज़्यादा है तो -a का मान हमेशा 0 से कम होगा। कैसे होगा, ए का मान मान लो 1 है, 1 0 से ज़्यादा है तो -1 0 से कम होगा, नहीं होगा। ए का मान लो 5 है तो 5 0 से ज़्यादा है तो -5 अगर मैं करूँगा तो वो 0 से कम होगा, नहीं होगा। इसको मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, ए का मान न्यूनतम है अतः विभाजन कलन विधि से, ए का मान न्यूनतम है अतः विभाजन कलन विधि से। विभाजन कलन विधि क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर में क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। जो आर का मान है वो ए से तो बड़ा होगा या ए के बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा। ये इंक ठीक से कर रही नहीं, मैं रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आई गुणजावली है अतः बी बिलोंग्स टू आई तथा क्यू बिलोंग्स टू जेड, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ए बिलोंग्स टू किससे है, आई के, बी बिलोंग्स टू किसके, बी बिलोंग्स टू भी किसके हैं, आई के। ए बिलोंग्स टू किससे है, आई के,
और बी क्यू बिलोंग्स टू बी किससे, आई से, क्योंकि बी बिलोंग्स टू आई और क्यू बिलोंग्स टू जेड है, तो मैं लिख सकता हूँ बी क्यू बिलोंग्स टू आई। अब यहाँ से क्या होगा, बी क्यू माइनस ए बराबर में किस, ए बी क्यू माइनस ए बिलोंग्स टू किसके होगा, आई के। क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था कि ऐसा गुणधर्म होता है कि कोई भी एक गुणजावली अगर उसमें दो चीज़ बिलोंग्स टू है, जैसे मैंने बताया था ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई है, तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू बी किससे होगा, आई के होगा। तो वैसा ही है इसमें, ए बिलोंग्स टू आई है और बी क्यू बिलोंग्स टू भी आई है, तो बी क्यू माइनस ए बिलोंग्स टू आई होगा। अब बी क्यू माइनस ए बराबर किसके है, बी क्यू माइनस ए, बी क्यू माइनस ए बराबर में किसके, आर के, तो आर बिलोंग्स टू बी क्या होगा, आई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर बिलोंग्स टू बी किसके होगा, आई के। आर का मान क्या होता है, नगण्य, तो ये आ जाएगा ए बराबर बी क्यू। ठीक है, ए बराबर में क्या आ गया, बी क्यू बिलोंग्स टू किसके, आई के, तो एस बराबर में क्या आ जाएगा, बी क्यू, और यहाँ पे क्यू बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, आई से। अतः मैं इसको लिख सकता हूँ पूर्णांकों का वलय जेड, यहाँ पे आ गया एस बराबर में आ गया। अब यहाँ से ये हमारे पास ये आ गया समुच्चय एस बराबर बी क्यू, और यहाँ पे क्यू बिलोंग्स टू आई है, क्योंकि जेड एक तत्समक क्रम विनिमय वलय है, जेड एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है, अतः जेड एक मुख्य गुणजावली वलय होगा। जेड एक तत्समकी, लास्ट लाइन लिख लेना आप, जेड एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है, अतः जेड एक मुख्य गुणजावली होगा। ये इसको मैंने प्रूफ किया, समझ में आया होगा आपको। वापस से मैं एक बार बता देता हूँ, हर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। सिद्ध करना है कि पूर्णांकों का वलय जेड प्लस डॉट एक मुख्य गुणजावली है, हमको प्रूफ करना है। दिया है जेड प्लस डॉट एक वलय है, ये तुमको दिया है कि ये वलय है। अब मैंने माना कि आई वलय जेड की कोई गुणजावली है, प्रूफ करना है कि आई मुख्य गुणजावली, क्योंकि आई मुख्य गुणजावली होगी तो आई किसके अंदर है, जेड के अंदर। अगर आई मुख्य गुणजावली हो गया तो जेड अपने आप ही मुख्य गुणजावली वलय हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं इसको मुख्य गुणजावली प्रूफ कर दूं, या मुख्य गुणजावली प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा कि आई जेड की किसी एक अवयव द्वारा जनित है, यानी जेड की कोई भी एक अवयव है जिससे द्वारा आई बना हुआ है। दो स्थितियाँ हो सकती है, या तो ये जीरो से जनित हो या जीरो से जनित ना हो। स्थिति फर्स्ट में मैंने इसको जीरो के बराबर माना, तो शून्य से जनित है। अगर शून्य से जनित है यानी जेड की किसी एक अवयव से जनित है तो क्या हो जाएगी, मुख्य गुणजावली हो जाएगी। स्थिति सेकंड मैंने माना कि शून्य से जनित नहीं है, तो शून्य से नहीं है तो कोई एक अवयव होगा, उसको मैंने ए मान लिया, ए बिलोंग्स टू आई है। अब क्योंकि ये शून्य से नहीं है यानी इसके क्या तो होगी, ए से होगी, तो ए या तो जीरो से, ए जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा होगा तो जीरो ग्रेटर देन ए। और यहाँ पे माइनस भी मैंने समझाया था कि क्या होगा, माइनस ए लेस देन जीरो। ए का मान न्यूनतम आता विभाजन कलन विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो है वो ए से तो बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आई गुणजावली है, अतः बी बिलोंग्स टू आई और क्यू बिलोंग्स टू किसके, जेड। ए बिलोंग्स टू आई और बी क्यू बिलोंग्स टू आई होगा, और ये मैंने बताया था कि ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई हो तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू बी किसके होगा, आई के। ये हमको पता है, यहाँ से हो गया। और ये किसके बराबर है, आर के, तो आर बिलोंग्स टू बी आई हो जाएगा। ए बराबर ये हो गया मेरे पास, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बिलोंग्स टू आई होगा। आर का मान नगण्य होगा तो ए बराबर बी क्यू बिलोंग्स टू आई होगा। अतः समुच्चय ये आ गया मेरे पास, क्योंकि जेड एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है, तो जेड एक मुख्य गुणजावली वलय होगा। तो गुणजावली के अंदर आखिरी और पांचवा क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, किसी क्रम विनिमय तत्समकी वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकी प्रांत है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो जैसे मैंने बाकी सवालों में बताया कि जैसे क्रम विनिमय तत्समकी वलय आर है, इसकी आई अभाज्य गुणजावली है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। दिया है आर एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, ये तो दिया है कि आर एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है तथा आई वलय आर की एक अभाज्य गुणजावली है। आई वलय आर की एक अभाज्य गुणजावली है
अब क्योंकि आर एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय है तो आर अपॉन आई भी यहाँ आर अपॉन आई भी तत्समय की क्रम, ये मार्कर ये ब्लैक वाला ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं रेड वाले को यूज में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि दिया है आर एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय है, आई वलय आर की अभाज्य गुणजावली, ये सब हमको दिया हुआ है। अब मैंने हर क्वेश्चन में मैंने 2-3 बार बोली है लाइन की जो भी चीज़ हमको दी हुई है उसको लेकर हमको मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है। तो यहाँ से हम सोचेंगे, तो यहाँ से अगर ये आर तत्समय की क्रम विनिमय वलय है और आर इसकी एक अभाज्य गुणजावली, तो आर अपॉन आई भी तत्समय की क्रम विनिमय वलय होगी। ठीक है, ये दिया हुआ था, उससे कंक्लूजन निकला है हमको। अब हमें सिद्ध करना है आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पूरा डिराइव कर लिया है। क्या है कि किसी क्रम विनिमय तत्समय की वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि दिया है कि आर एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय है तथा आई वलय आर की एक अभाज्य गुणजावली, यहाँ आर अपॉन आई एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय होगी। ये है, तो हमको प्रूफ करना है कि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है, हमें सिद्ध करना है कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, जिसके लिए हम सिद्ध कर सकते हैं या तो हम ये सिद्ध कर दें, यानी हम यही सिद्ध करेंगे कि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है, जिसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है, जिसके लिए हम प्रूफ करेंगे आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है। यानी अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है तो आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे, माना आई प्लस ए तथा आई प्लस बी क्रम विनिमय तत्समक वलय, इसको भी हमने क्रम विनिमय तत्समक वलय बताया था। माना आई प्लस ए और आई प्लस बी क्रम विनिमय तत्समक वलय आर अपॉन आई के दो अवयव हैं कि दो अवयव हैं, कैसे हैं दो अवयव? ऐसे हैं कि आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी बराबर में किसके है? आई के। आई प्लस ए बी बराबर में किसके हो जाएगा? आई के हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा? आई से। दिस सिंप्लाई करके मैं लिख दूंगा। अब आई बिलोंग्स टू ए बी है तो ए बिलोंग्स टू आई तथा बी बिलोंग्स टू आई हो जाएगा। तो आई प्लस ए बराबर में किसके हो जाएगा? आई के, अथवा आई प्लस बी बराबर में किसके हो जाएगा? आई के। ये आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अतः आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है, अतः आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। आया हुआ आपको ये समझ में? वापस से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? किसी क्रम विनिमय तत्समक वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत होता है। तो मैंने पहले तो वो लिखा जो मुझे दिया हुआ था। दिया हुआ क्या है कि आर एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय है, आई वलय आर की एक अभाज्य गुणजावली है। अब क्योंकि आर तत्समय की वलय है और आई इसकी गुणजावली है तो आर अपॉन आई भी तत्समय की क्रम विनिमय वलय होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है। यानी अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। माना आई प्लस ए तथा आई प्लस बी क्रम विनिमय तत्समक वलय आर अपॉन आई के दो अवयव हैं। आर अपॉन आई को भी हमने बताया था कि ये भी तत्समय की क्रम विनिमय वलय है, तो इसके दो अवयव हैं।
तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं कि आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी बराबर में किसके आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा आई प्लस ए बी बराबर में किसके होगा आई के। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू भी किससे होगा आई की, क्योंकि आई और आई के साथ ए बी कुछ क्रिया करके हमको क्या दे रहा है आई दे रहा है, यानी ए बी भी कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है। तो ए बी बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा आई की। अब ए बी बिलोंग्स टू आई है तो ए बिलोंग्स टू भी आई होगा और बी बिलोंग्स टू भी आई होगा। तो यानी आई प्लस ए बराबर आई अथवा आई प्लस बी बराबर में आई होगा। अतः आर अपॉन आई शून्य भाजक रहित है, अतः आर अपॉन आई पूर्णांक के प्रांत है। तो आज की इस वीडियो में हमने गुणजावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो चाहे सुबोध कॉलेज के एग्जाम हो, कई सारे कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, इनमें 5 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो अगर आप गुणजावली की जो प्रश्नावली है उसमें अगर ये 5 क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाएँ तो ज़्यादा संभावना है इनमें से आपको प्रश्न मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।